नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव का ये स्पेशल शो। और सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर, ढेर सारी शुभकामनाएं नव वर्ष की। आज के शो में हम बात करेंगे साल 2024 की कि साल 2024 ऑटो इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा, कौन सी कार्स बेस्ट सेलिंग कार्स रहीं। और इस साल ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो तकनीक, परफॉर्मेंस और डिजाइन का जबरदस्त मेल देखने को मिला। तो चलिए जानते हैं आज के शो में कि कौन कौन सी कारें बनी लोगों की पहली पसंद और क्या रहे इनके खास फीचर्स। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ क्रांति संभव भी मौजूद हैं जो कि ओवरड्राइव के एडिटर हैं। क्रांति, वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव एंड हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच और हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू और हमारे सभी दर्शकों को भी नए साल की शुभकामनाएं। बिल्कुल। अच्छा क्रांति, अगर हम साल 2024 की बात करें तो काफी एक्साइटिंग रहा। 33 न्यू कार्स, बाइक्स और स्कूटर्स देखें तो 40 से ज़्यादा आंकड़ा रहा और अगर वेरिएंट्स को भी इंक्लूड कर दे तो 140 से ज़्यादा का नंबर्स रहे हैं। और इसमें भी ईवीएस का कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहा है। कैसे देखते हैं आप ये पूरा साल 2024? यहाँ पे एक बहुत ही पेचीदा ये लाइन देखने को मिल रही है मुझे, क्योंकि एक पैटर्न अगर ढूंढने की कोशिश करें दिवाली 2024 का, तो पैटर्न बहुत हद तक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक सेगमेंट में, हर एक तरह की, हर एक पावर ट्रेन में अलग अलग सेगमेंट में गाड़ियाँ जो हैं वो लॉन्च होते हुए हमने देखा। और कई साल हम लोग जैसे बोलते थे कि ईयर ऑफ एमपीवी है, एमयूवी है, एसयूवी है या ईवीज है। इस बार सब कुछ मिक्स था, लेकिन बहुत ही एक्साइटिंग और हमारे लिए तो मज़ेदार साल रहा, क्योंकि अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हमें चलाने की। हाँ, अलग अलग तरीके की गाड़ियों और बहुत सारे वेरिएशंस जैसे क्रांति ने कहा देखने को मिले। तो चलिए एक बार जानते हैं क्विकली कि कौन सी ईवीज बनी इस साल चर्चा का विषय। तो क्रांति, अगर ईवी की बात करें तो अगेन जितना वेरिएशन हमने ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री में देखा है उतना ही वेरिएशन हमने ईवी सेगमेंट में भी देखा है। हमने छोटी एसयूवीज भी आते हुए देखी हैं, लग्जरी ईवीज भी मर्सिडीज की तरफ से आई हैं, सेडान ईवीज भी हमने आते हुए देखी हैं। लेकिन सबसे पहले जो लेटेस्ट एंट्रीज रही हैं उनकी बात कर लेते हैं। महिंद्रा की दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ी, अगर डिज़ाइन और फीचर्स की बात करें तो कितने मार्क्स आप देंगे, कहाँ स्कोर करेंगे इन दोनों, क्योंकि डिज़ाइन स्पेशली सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है। एग्जैक्टली। और जो कॉन्वर्सेशन है, जो अगर मैं ईवी के पूरे ट्रेंड को बूस्ट करने के लिए अगर हम क्रेडिट देंगे तो वहाँ पे शायद 10 में से 9 देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से उसके इर्द गिर्द जो डिस्कशन हुआ है, एवरीवन स्टार्टेड कि पूछने लगे। जो अभी कुछ महीने पहले तक जब लोग पूछते थे कि कौन सी गाड़ी लें, तो वहाँ पर पहले सजेशन में ईवी नहीं आते थे, लेकिन अचानक से अब सवाल में आने लगे कि आपने ईवी क्यों नहीं बताया। हाँ। तो एक उसका क्रेडिट देना पड़ेगा कि जो उन्होंने कॉन्वर्सेशन है उसमें बहुत ज़ोरदार उसमें पुश दिया। दूसरी चीज़ जो है, जिस तरीके के कैपेबिलिटीज़ और फीचर्स लेके आई है महिंद्रा इन दोनों गाड़ियों में, हमें लगता है कि बहुत दिनों से जो डिस्कशन चल रहा है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो ग्लोबल सिनेरियो में अपनी ताकत क्यों नहीं मनवा पा रहे हैं। अब मुझे लगता है इन दोनों प्रोडक्ट्स के साथ लग रहा है कि जो ग्लोबली जो गाड़ियाँ बाहर से आती हैं उनके बराबर फीचर्स और परफॉर्मेंस हमें वहाँ नज़र आ रहा है। और इनफैक्ट राजेश तिजोरीकर ने तो ये बात कही कि जिस प्राइस में हम जैसी गाड़ी लेकर आ रहे हैं, जो फीचर्स लेकर आ रहे हैं, ग्लोबल प्लेयर्स लाके तो दिखाएं तब हम माने। तो डेफिनेटली है, लेकिन आपको लगता है कि ये दोनों गाड़ियां जब डिलीवरीज होंगी 2024 में तो ईवी मार्केट में एक नई किस्म की जर्नी शुरू होती हुई दिखाई देगी? मुझे लग रहा है कि 2025 अगर हम देखें तो 2-3 चीज़ों के हिसाब से मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जिसमें से एक महिंद्रा की गाड़ियां भी हैं ईवीज़ को लेकर। लेकिन मुझे एक और चीज़ से उम्मीद है, वो है महिंद्रा के अलावा अगर हम देश की नंबर 1 कार कंपनी को देखें, मारुति भी ईवी लेकर आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत बड़ा अब ब्रॉड बेस होने वाला है, क्योंकि नंबर 1 कार कंपनी जब कुछ भी करती है तो वो छोटे लेवल पर करती नहीं है। तो चार्जिंग की बात हो, रूरल एरियाज़ में कॉन्वर्सेशन की बात हो, तो एक वहाँ पर होगा। लेकिन महिंद्रा के इन दोनों प्रोडक्ट्स को लेकर मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि जो फेंस सिटर्स थे, जो ईवीज़ हो सकता है सेकंड आपके व्हीकल की तरह या सेकेंडरी व्हीकल की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को महिंद्रा की जो स्पेशली जो मुझे 6 लगी, बी जो 6E थी जो 6 हो गई, उसको लेकर मुझे ज़रूर लगता है कि वो ऐसे फेंस सिटर्स को बहुत ईवी वाले गेम में लेकर आएगी। बिल्कुल। और इनफैक्ट जैसे आपने भी कहा, मेरी जानकारी में भी कितने लोग थे कि जिन्होंने जैसे ही देखा कि ये गाड़ी दिखाई दी है, मतलब काफ़ी फर्स्ट टाइम बायर्स भी इसमें शामिल हैं जो इंटरेस्टेड भी थे कि अरे कैसी गाड़ी है,
देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, फीचर्स तो काफ़ी एक्साइटिंग है। तो इस तरीके का यूफोरिया ईवीज में आमतौर पे फर्स्ट लॉन्चेस में देखने को नहीं मिला है जितना महिंद्रा में देखने को मिला। आपने तो क्लोजली देखी भी है, चलाई भी है, कैसे रेट करेंगे दोनों गाड़ी? मुझे उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा है। मैं कहूँ ड्राइवर सेंट्रिक या इंथुजियास्ट सेंट्रिक, तो 6 जो है वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगी चलाने में, बहुत ही चुस्त है, बहुत ही फन कार है। जो 9 है मुझे लगता है कि वो कोशिश कंपनी की जो थोड़े से प्रीमियम सेगमेंट के, जो फैमिली टाइप के, थोड़े ज़्यादा कंफर्ट वाले मोड में जाना चाहते हैं, उन कस्टमर्स के लिए के मद्देनज़र कंपनी ने उसे तैयार किया है। लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि जितना, क्योंकि हमने एक दिन या आधा दिन ड्राइव करके गुजारा उसके साथ, और वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगा, बहुत ही इंगेजिंग लगा। और जो आमतौर पर जो ईवीज़ केवल स्ट्रेट लाइन में हम देखते हैं कि उनका इंस्टेंटेनियस टॉर्क ऐसा होता है कि आपको एक्साइटिंग लगती है, इसकी हैंडलिंग में मुझे बड़ी अच्छी लगी। और जो फीचर्स थे, फीचर्स के मामले में उन्होंने बहुत काम किया है और वो दिख रहा है। फीचर्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है इनफैक्ट इन दोनों ही गाड़ियों में। अच्छा, पूरे ही ईवी सेगमेंट में आपकी फेवरेट कौन सी है वो हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले एमजी विंडसर की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं एमजी विंडसर के नंबर्स देख रही थी। इससे पहले जो एमजी की ईवीज आई उनकी इतनी एक्साइटिंग सेल्स नहीं रही हैं। कॉमेट को कंपनी ने काफी पुश करने की कोशिश की, लेकिन उतनी एक्साइटिंग नहीं रही। लेकिन विंडसर के नंबर्स अगर आप पिछले 3 महीने के देखें, कंसिस्टेंटली बिक रही है। 3000 से ज्यादा यूनिट्स अक्टूबर में रही, 3100 के आसपास की यूनिट्स नवंबर में भी रही। मतलब टाटा को काफी टफ कंपटीशन विंडसर ने दिया है। ये जो बास स्ट्रैटेजी वो लेकर आए, जो बैटरी रेंटल कॉस्ट काफी कम हुई इस फीचर की वजह से, क्या ये काम कर रहा है? बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप देखें, आपको मुझे याद नहीं कि हम दोनों के जो मीडिया ड्राइव्स होती हैं उसमें हम दोनों का सेम था या नहीं, लेकिन उस दिन मैंने देखा गाड़ी से ज्यादा डिस्कशन बास पे हो रहा था। और आप अगर देखिए, एमजी ने उसमें बहुत ही स्मार्टली जो काम किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जो 3-4 सवाल हैं आमतौर पर जो कस्टमर्स को आज की डेट में पता है, पहले 1-2 साल पहले केवल रेंज एंजाइटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती थी। अब उसके अलावा यूज कार, अगर हम रीसेल की बात करें, वो बात करें, मेंटेनेंस की बात करें, वहाँ पर 2 चीज़ें, बैटरी कॉस्ट की बात करें, ये 2 चीज़ें जो एमजी ने की, मुझे लगता है काफ़ी मार्केटिंग या रीच के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ। एक तो बास था जिसकी वजह से वो बिना बास के जब प्राइस उन्होंने अनाउंस किया तो बहुत ही कम कीमत लगी। आई एम नॉट श्योर कि बहुत सारे कस्टमर अभी भी बास ऑप्ट कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा है, बट कंपनी ने बताया कि भाई ये बैटरी का कॉस्ट अलग से है, गाड़ी इतने की। तो एक मुझे लगता है कि एक लोगों के जहन में वो घुसे कि हाँ इतनी महंगी भी नहीं है। दूसरी चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, जो इन्होंने बायबैक का स्कीम दिया, वो जो हाल फिलहाल में मैंने अगर विदेशी मार्केट में देखें, ईवीज़ के सेल्स के डाउन होने की एक वजह ये भी बताया जा रहा था कि जब बैटरी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट होगा वो कितना ज़्यादा होगा। तो इन्होंने जब कहा कि भाई हम आपसे 60% वैल्यू में गाड़ी खरीद लेंगे, तो एक कस्टमर को लगा कि हाँ चलिए 3 साल के बाद, मतलब पैसे लगा रहे हैं हम तो सेफ है, मतलब exactly. कहीं ना तो कहीं थोड़ा फ्यूचर प्रूफ करते हुए, तो ये 2 जो उन्होंने बड़े, आई मीन चार्जिंग वाला भी उन्होंने किया था, बट मोस्टली जैसा हम एमजी, टाटा मोटर सभी कहते हैं कि 90% के आसपास चार्ज जो है घर पे ही लोग करते हैं। तो ये तीसरा भी अच्छा फीचर था जो उन्होंने बाहर पब्लिक चार्जिंग फ्री की थी, जो उन्होंने एक ई हब बनाया है। लेकिन ये दोनों जो कदम थे, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कस्टमर को रीएश्योर करने के लिए काफ़ी थे। अच्छा, टाटा की बात करें तो टाटा पंच ईवी और टाटा कर्व ईवी, ये 2 आती हुई दिखाई दी। और अगेन यहाँ भी मैं सेल्स नंबर्स चेक कर रही थी, इनके आइस वेरिएंट्स कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, ईवीज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। कॉस्टिंग भी अगर देखें तो 20 से 26 लाख में टाटा कर्व ईवी आ जाती है और पंच ईवी 13 से 17 लाख में। विंडसर ने तो चैलेंज पोस्ट किया ही है, आगे महिंद्रा की डिलीवरीज भी शुरू हो जाएंगे। टफ रह सकता है टाटा के लिए जो? बिल्कुल टफ होगा यहाँ पे दीपावली, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो महिंद्रा के अनवेल या मीडिया ड्राइव के बाद बहुत सारे पत्रकार जो आपस में लोग बात कर रहे थे कि यहाँ टाटा मोटर्स देखते हैं इसको लेकर कैसा रिएक्ट करती है, तो दोनों तरफ से टाटा के लिए चैलेंज है। पायनियर्स हैं वो, इस सेगमेंट को उन्होंने एक तरह से एस्टैब्लिश किया है, लोग जो कैप्चर भी किया है। जिस तरीके से लोग ईवीज़ को लेकर थोड़े स्केप्टिकल थे, वहाँ पे उन्होंने उनको बताया कि नहीं गाड़ी ली जा सकती है, रखी जा सकती है। लेकिन एक तरफ से आप अगर लो एंड से देखें तो विंडसर जैसे प्राइस स्टाइल या प्राइस मैकेनिज्म, और ऊपर से फीचर स्टाइलिशनेस में महिंद्रा के बीई और एक्सईवी, यहाँ दोनों तरफ से टाटा के लिए चैलेंज मुझे यहाँ पर अभी जो मौजूदा पोर्टफोलियो है उसको लेकर नजर आ रहा है। लेकिन नेक्सॉन ईवी की बदौलत टाटा कितनी लंबी जर्नी तय कर पाएगा इस सेगमेंट में, जहाँ कंपटीशन डे टू डे इंटेंसिफाई होता जा रहा है, वो
डिफिकल्ट? बिल्कुल, अगर वही इसलिए मैंने कहा कि करंट पोर्टफोलियो में वो चैलेंज होने वाला है। लेकिन अगर हम जिस तरह से देखते हैं कि कंपनी अब बाकी अपनी गाड़ियों, जो बड़ी गाड़ियां हैं, उसको भी इलेक्ट्रिक अवतार में लाने की जो बात कर रही है, तो देखते हैं आई गेस वो भी अपने प्रोडक्ट ऑफेंसिव को और ज़्यादा तेज़ करेंगे। लेकिन जो मौजूदा है पोर्टफोलियो, अगर उसकी कीमत के ऊपर कंपनी काम करती है तो आई थिंक और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा। लेकिन ये है कि इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ हम महिंद्रा की बात कर रहे थे, इधर से हमने देखा है विंडसर ने मार्केट कैप्चर किया है। मतलब टाटा की ईवी मार्केट शेयर काफी ड्रॉप हुआ है और एमजी ने 30% के आसपास का मार्केट शेयर ईवी सेगमेंट में कैप्चर किया है सिर्फ विंडसर की बदौलत। तो दैट वाज अमेजिंग। अच्छा, बीवाईडी की बात करेंगे। मतलब ये एक ऐसी ब्रांड है, मतलब सस्ती गाड़ियां नहीं है। सील आप देखेंगे 47 से 61 लाख, ई-मैक्स 7 31 से 35 लाख, और 2 महीने में तो सेल्स नंबर्स इनके भी ग्रो हुए हैं। ऑल्दो ये स्मॉलर नंबर ऑफ यूनिट्स बेचते हैं, बट आप कैसे देखते हैं इस ब्रांड को और इन दोनों गाड़ियों को? मुझे अगर आउटरीच के हिसाब से देखें तो बड़े कंजर्वेटिव मुझे ओवरऑल आउटरीच लगता है। जब प्रोडक्ट्स को लेकर वो बहुत ज़्यादा हो हल्ला नहीं करते हैं। लोगों के डिस्कशन में आमतौर में बात, क्योंकि ग्लोबली ये बहुत बड़ा ब्रांड है, तो लोगों को पता है, जो भी ईवीज के बारे में बात करता है उन लोगों को पता है। और इस चक्कर में मुझे लगता है कि जो ये दोनों ही प्रोडक्ट्स हैं वो स्लो एंड स्टडी अपना काम कर रहे हैं। मैंने भी चलाई थी सील अभी हाल में ही, और एक्साइटिंग प्रोडक्ट है, अच्छी गाड़ी है। ओवरवेलमिंग मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि उस सेगमेंट में जो फीचर्स के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे ग्राहक का जो रिएक्शन हमें देखने को मिला वो उसके फीचर्स से बड़े खुश थे, और फिर डिज़ाइन और फीचर्स से काफ़ी खुश थे। और वहाँ पे ये ज़रूर सवाल उठता है कि केवल फीचर्स के लिए कोई 50-60 लाख रुपए की गाड़ी लेता है या नहीं लेता है। कई लोगों ने वो भी एक गाड़ी खरीदी है जो कहा कि हमें इसका स्क्रीन बड़ा पसंद आया, घूमता है, और फैंसी चीज़ है। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से ईवी में जो गिमिक्स, गैजेटरी और जो गैजेट्स, फीचर्स, वो वाला जो स्पेस है, वहाँ पर कस्टमर्स को काफ़ी नॉवेल्टी उसमें लग रही है, एंड दे आर गोइंग फॉर दैट। अच्छा, अगर हम लग्जरी ईवीज की बात करें तो मर्सिडीज की EQS, EQB, EQA, BMW की i5 माफ कीजिए आती हुई दिखाई दी। मिनी कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक का नया वेरिएंट आते हुए दिखाई दिया। लग्जरी ईवीज ने उतना एक्साइटिंग, ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जो मुझे लगता है, मे बी मेरा जो आकलन है या रीडिंग है, हो सकता है थोड़ा गलत हो, लेकिन उसमें मैंने ये देखा है कि जो शुरुआत में हम लोग देख रहे थे कि जो मार्केट में लग्जरी ईवीज की तरफ ज़्यादा बिक्री होगी और सस्ती गाड़ियों में कम होगी, अब हम थोड़ा सा उसको चेंज होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे कुछ एक स्टोरीज जो इंटरनेशनली हम देखे कि पोर्शे टाइकान वगैरह जो लग्जरी ईवीज थी, उसके प्राइस 1 साल में आधा घट गया। तो उस चक्कर में या अमेरिका, यूरोप में कुछ जगहों के ऊपर जो ईवीज के बिक्री के कम होने की खबरें जो चली थी, उस चक्कर में वहाँ पे, और प्लस एक्सक्लूसिविटी भी वहाँ पर जो कस्टमर्स कह रहे थे कि लग्जरी ईवीज में उतनी एक्सक्लूसिविटी फील उनको नहीं हो रही थी शायद। तो यहाँ पे हमने एक्शन थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए देखा, जो सस्ती, अगर जो हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे, सस्ती ईवीज के बारे में। तो लग्जरी ईवी मार्केट में लॉन्चेस हुए हैं, बहुत सारे कस्टमर्स उसमें गए हैं, और मैं वेट कर रहा था कि आप इस सेगमेंट के बारे में बात करें, क्योंकि हाल में मैंने i5 M60 चलाई थी, और उस सेगमेंट में मुझे लगता है कि सबसे मज़ेदार मुझे, अगर ईवी की बात करें तो मुझे लगी थी, और बहुत ही मज़ेदार लगेगी थी वहाँ पर। न सिर्फ क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पर परफॉर्मेंस भी होता है और प्लस आप इंगेज होते हैं इमोशनली, सम हाउ दे मैनेज, वो दोनों को उन्होंने अच्छे से कंबाइन किया है। बाकी बहुत सारी गाड़ियाँ अच्छी हैं चलाने में, रेंज अब बहुत ज़्यादा पहले से बेहतर हो गया, क्योंकि उस सेगमेंट में बैटरी कीमत देने के लिए कस्टमर तैयार होता है। लेकिन एक जो इमोशनैलिटी होती है, तो थोड़ा सा एक फील आता है कि हाँ चलाने में, तो वो कुछ एक गाड़ियों में जो महसूस की, उसमें से एक मुझे i5 लगी थी। तो चलिए 2024 की इलेक्ट्रिक कार्स की तो बात हुई, और हर पर्सपेक्टिव से ये चर्चा हुई कि कौन सी गाड़ियों ने लोगों के दिलों में जगह बनाई, कौन सी गाड़ियां थोड़ी पीछे रह गई। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे एसयूवीज की, क्योंकि एसयूवी सेगमेंट में भी स्मॉलर एसयूवी से लेकर लग्जरी एसयूवीज तक काफ़ी लॉन्चेस हुए हैं। कौन से लॉन्चेस रहे हैं और किन गाड़ियों ने मचाया धमाल, करेंगे बातचीत एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव, और अब हम बात करेंगे एसयूवीज़ की, क्योंकि ये वो सेगमेंट है जो कई सालों से लगातार पॉपुलर बना हुआ है। और 2024 की भी बात करें तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से इस सेगमेंट में भी हर प्राइस रेंज में गाड़ियां लॉन्च होते हुए दिखाई दी हैं। लेकिन 2024 में एसयूवीज़ का क्रेज़ और बढ़ता हुआ तो दिखा है ही, कई नए इनोवेटिव मॉडल्स भी हमने देखे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं 2024 की टॉप एसयूवीज़ पर।
क्रांति, अगर हम इस सेगमेंट को देखें तो साल की शुरुआत में किया सोनेट अपडेटेड वर्जन में आई थी, और अगर हम साल के अंत की बात करें तो स्कोडा काइलैक चर्चा में रही है। ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है 9 से 17 लाख की रेंज में। और इसके अलावा तो हमने काफ़ी मॉडल्स आते हुए देखी, हमने क्रेटा भी आते हुए देखी, थार रॉक्स भी रही, फोर्स गुरखा 3 डोर 5 डोर भी हमने आते हुए देखी, और इसके अलावा तो लग्जरी एसयूवीज की बात करें तो मर्सिडीज की जी वैगन भी रही। लेकिन स्कोडा काइलैक से शुरुआत कर लेते हैं। कंपनी ने कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है कि अगर इंडियन मार्केट में जगह बनानी है तो मास मार्केट एसयूवीज लानी पड़ेगी, और उसी स्ट्रैटेजी के तहत वो काइलैक लाए हैं। कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट? लेट लगा है, तो ये प्रोडक्ट ऑब्वियसली वो उनको पहले लाना चाहिए था, और स्पेशली प्राइसिंग के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे अगर आप compete करना चाह रहे हैं तो फिर भारत जैसा कॉम्पिटिटिव मार्केट तो उनको मिलेगा नहीं। तो वहाँ टाइमिंग को अगर छोड़ दें, प्रोडक्ट मुझे बढ़िया लगी। जिस हिसाब से उस सेगमेंट में कुछ एक बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप compete कर सकते हो, क्योंकि सभी स्पॉट इतने सारे प्रोडक्ट हैं, सभी की कुछ ना कुछ खासियत है। ऐसे में जब आप एक बिल्ड क्वालिटी, ड्राइव क्वालिटी, जिस तरीके से उसकी हैंडलिंग है, जो पार्ट पुर्जों की बनावट है, दरवाज़ों की बनावट है, ओवरऑल जो ठोस एक आपको फील आएगा, और प्लस ठीक ठाक साइज़ का उसमें लगेज स्पेस भी है, तो जो भी बॉक्सेस टिक करने वाली बात होती है, ये काइलैक मुझे सभी जो बॉक्सेस है वो टिक करती नज़र आ रही है। प्राइसिंग भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव उन्होंने रखा है मेरे हिसाब से, और वहाँ मुझे लग रहा है कि एक इसको लेकर जो बज़ है, शायद नंबर ऑफ बुकिंग्स बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं करता हूँ मैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं होता है मुझे एग्जैक्टली जब गाड़ियाँ आने लगी, लेकिन जो अभी अनाउंस किया है उस हिसाब से जो हम बात कर रहे हैं लगभग वही दिख भी रहा है नंबर ऑफ बुकिंग। लेकिन जिस प्राइस रेंज में आई है, इस प्राइस रेंज में भीड़ बहुत है, जगह बना पाएगी मतलब? वही मैं कह रहा था कि वहाँ एक मतलब सभी जो प्रोडक्ट्स हैं, कोई अपने फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाने जाती है, कोई अपने ब्रांड के लिए जानी जाती है, कोई अपने हैंडलिंग के लिए। तो यहाँ पे एक जो स्कोडा के साथ एक प्रीमियमनेस भी थोड़ा सा इंडियन कस्टमर्स के जहन में थोड़ी सी वो प्रीमियम ब्रांड ज़्यादा है, तो वहाँ आई गेस उस प्रीमियमनेस को अगर आप इस सेगमेंट में लेकर आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ लेके आ रहे हैं, तो बहुत सारे कस्टमर जिनको एक ब्रांड फटीक भी हो गई कि हाँ हिंडई, मारुति या टाटा गाड़ियाँ नहीं लेनी, उनके लिए एक अलग ऑप्शन भी है। प्लस वैल्यू के हिसाब से भी अगर हम देखें तो एक अच्छा प्रोडक्ट है ओवरऑल पैकेज। अच्छा, मैं एक ऐसे गाड़ी की बात करूंगी, मतलब एक ऐसे प्राइस रेंज की 20 से 26 लाख वाला, जिसमें एक तरफ महिंद्रा की थार रॉक्स आती है जिसको लॉन्च से पहले ही प्यार मिलना शुरू हो जाता है, इतना यूफोरिया हो जाता है, और दूसरी तरफ आपको फोर्स गुरखा भी मिलती है 3 डोर 5 डोर, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। कैसे आप मतलब अगर कंपैरिजन करें थार रॉक्स फोर्स गुरखा, आप कैसे रेट करेंगे, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से जो यहाँ सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो तो मेरे ख्याल से ब्रांड का ही है, क्योंकि यहाँ पर ब्रांड के एक्सेस को लेकर देखें, कस्टमर्स में ब्रांड के एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर देखें, ट्राइड एंड टेस्टेड बाकी प्रोडक्ट्स को लेकर देखें, तो वहाँ पे महिंद्रा के साथ वो ज़्यादा बहुत आसानी से वो कनेक्ट जो कस्टमर्स हैं वो कर पाते हैं। दूसरी जो गाड़ियों की अगर बात करें उस हिसाब से दोनों कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑफ रोडर से या 3 डोर से बनी हुई 5 डोर व्हीकल हैं, यूटिलिटी टाइप की व्हीकल्स हैं, इंथुजियास्ट हैं, जो शौकीन लोग हैं वो ख़रीदते हैं, उसको इन्होंने प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की है 5 डोर के साथ या सेकंड रो देने के साथ। ऐसे में अगर हम केवल जो कीवर्ड्स हैं उस हिसाब से कंपेयर करें तो मामला थोड़ा सा पेचीदा होगा, लेकिन अगर आप दोनों प्रोडक्ट के हिसाब से देखें तो रॉक्स आपको बहुत ज़्यादा रिफाइंड नज़र आएगी उस हिसाब से। प्लस यहाँ कंपनी का मकसद भी अलग है। मकसद इसलिए अलग है क्योंकि अब मुझे जो देखने में लग रहा है कि बहुत सारे जो गाड़ियाँ हैं इस सेगमेंट में, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो कस्टमर्स लेते हैं एसयूवी कहलाने के लिए एसयूवी होती हैं, लेकिन वो दरअसल लैडर बॉडी टाइप की फ्रेम या उस बनावट की गाड़ियाँ नहीं होती हैं, उनको टिपिकल एसयूवी वाली फील नहीं मिलती है। उन ग्राहकों को जहाँ पर क्रेटा सेल्टॉस या मान लीजिए विटारा टाइप का जो सेगमेंट है, वहाँ से बहुत से ग्राहक जो एक्चुअल थोड़ी एसयूवी टाइप की गाड़ी चाहिए वो भी इधर छिटक के आ रहा है। गुरखा इज़ अगेन स्टिल वेरी फोकस्ड प्रोडक्ट। वो मैं अगर ऑफ रोडिंग और यूटिलिटी के हिसाब से कहूँगा तो वो बहुत ही फोकस्ड प्रोडक्ट है। और अगर लग्जरी एसयूवीज की बात करें तो आपकी फेवरेट कौन सी है? क्योंकि एक तरफ GLS भी है, जी वैगन भी है, Q7 भी रिसेंटली आई है, तो यहाँ पे मायबाग के साथ ही जाऊंगा या GLS के साथ ही जाऊंगा। यहाँ पर जो जिस तरीके की उस सेगमेंट में आप स्पेशल फील करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड फील करना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कि वो फील ना सिर्फ वो बाहर आप जब उसके इर्द गिर्द चलेंगे तो आपको फील होगी, अंदर बैठेंगे तो ही फील होगी। तो ओवरऑल आई थिंक GLS।
तो चलिए, तो बात हुई एसयूवीज की और इसी के साथ एक क्विकली ब्रेक का भी वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे हैचबैक एंट्रेंस की और साथ ही साथ कॉम्पैक्ट सेडान्स की। कौन कौन सी गाड़ियां आई हैं इस साल और कौन सी रही हैं बेस्ट परफॉर्मिंग या रह सकती हैं बेस्ट परफॉर्मिंग, इस पर करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव और अब हम बात करेंगे छोटी गाड़ियों की, जहां पर माइलेज और लो मेंटेनेंस की बात तो आती ही है, लेकिन हैचबैक और कॉम्पैक्ट सेडान गाड़ियां ज़रूर इस सेगमेंट में आते हुए दिखाई दी। तो साल 2024 नए सेगमेंट में यानी नए लॉन्चेस के हिसाब से तो कोई नई एंट्रेंट्स नहीं रही, लेकिन जो पॉपुलर कार्स रही हैं वो अपने नए अवतार में ज़रूर आते हुए दिखाई दी हैं। इसमें मारुति स्विफ्ट का नाम आता है, होंडा अमेज का आता है, मारुति के स्विफ्ट डिज़ायर का आता है। तो क्विकली दिखाते हैं इन गाड़ियों की एक झलक। तो क्रांति, अगर हम इन तीनों नामों की बात करें तो एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगी कि इन छोटी गाड़ियों में भी अब कंपनियां फीचर्स, सेफ्टी, इन पर काफ़ी फोकस करती हुई दिखाई दी, फिर चाहे वो अमेज हो, डिज़ायर हो या फिर स्विफ्ट ही क्यों ना हो। स्विफ्ट हालांकि कंपनी ने लॉन्च तो काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ की थी, नंबर्स उस तरीके के टर्न आउट नहीं हुए। यहाँ पे अगर स्टैंड आउट में कहूँ जो प्रोडक्ट मुझे लगा वो डिज़ायर ही लगा, क्योंकि उसने न सिर्फ प्रोडक्ट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट या अपडेशन उसका अच्छा लगा, क्योंकि अब पहली बार वो स्विफ्ट से बिल्कुल अलग एक प्रोडक्ट लग रही है लुक के हिसाब से, पहले से ज़्यादा प्रीमियम। और उस सेगमेंट में जहाँ पर हम केवल यूटिलिटी सेंट्रिक गाड़ियाँ देखते थे, इन सेंस 4 मीटर से छोटी हो और देखने में ठीक ठाक हो, तो लोग ज़रूरत के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से ले लेते थे। अब इसका जो डिज़ायर का लुक है मुझे काफ़ी बेहतर लगा और अगेन पर्सनालिटी के हिसाब से बिल्कुल उन्होंने अलग कर दिया। दूसरी चीज़ जो एक बहुत बड़ा शिफ्ट मार्केट के हिसाब से मुझे लगा वो है 5 स्टार रेटिंग के लिए मारुति की जो कोशिश है। अब उसको लेकर बहस कुछ भी चल सकती है, बहुत ही अलग अलग उसके ऊपर राय हो सकती है, बट अगर नंबर 1 कार कंपनी इस तरीके से अपना रवैया या अपना जो रुख है वो बदले, क्योंकि कुछ साल पहले तक आपको भी याद होगा इंटरव्यूज़ में हमेशा कहते थे कि नहीं, हम अपनी तरफ से गाड़ियाँ नहीं भेजेंगे एनकैप के लिए, लेकिन अब उन्होंने वो न सिर्फ गाड़ियाँ बनाई हैं उस मद्देनज़र, भेजी भी हैं, रेटिंग आई है, उसको अनाउंस भी किया है, उसके ऊपर हो हल्ला भी हुआ। तो आई गेस वो एक बड़ा चेंज इस सेगमेंट में, वो एक बड़ी खबर मुझे नज़र आई है डिज़ायर के सेफ्टी रेटिंग और द वे उसका लुक बदला। क्विकली क्रांति, अगर अमेज की बात करें तो होंडा के लिए अगर जितने भी मॉडल्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट अमेज ही है। अगर हम वॉल्यूम्स के हिसाब से देखें, सेल्स नंबर्स के हिसाब से देखें, जो चेंजेस किए हैं उन्होंने, जो एडास लेकर आए हैं या फिर जो भी फीचर्स लेकर आए हैं, वो हेल्प करेंगे? मुझे लगता है कि रिफ्रेश, एक तो ब्रांड को रिफ्रेश तो किया है इस पूरे इस कदम ने, लेकिन इस सेगमेंट में उससे ग्रोथ कितना होगा, क्योंकि मुझे जो पहले भी अमेज जो बिक रही थी उसको लेकर भी एक ख़ास तबका था, एक ख़ास नंबर था, वो लगातार वो अमेज की तरफ जा ही रहे थे। तो उसमें मैं बहुत ही एक्सपोनेंशियल चेंज मैंने नहीं देखा है। एडीएस जैसी चीज़ अगर इस सेगमेंट में आ रही है, अगेन फॉर अवेयरनेस एक बड़ी चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, लेकिन नंबर्स में कितना तब्दील होगी वो देखने वाली बात है। क्योंकि जो आपको याद होगा स्केचेस जो आए थे, बहुत ही शानदार स्केच, बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन जब सामने से जब गाड़ी देखी तो जिस सेगमेंट की गाड़ी है उस तरह ही दिख रही थी। राइट। तो चलिए, अब तक काफ़ी सारी गाड़ियों की बात हुई और काफ़ी सारी चर्चा हुई और इन सभी गाड़ियों जिन पर हमने बातचीत की, अब जो जैसे हम 2025 की तरफ बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा फोकस महिंद्रा की गाड़ियों पर रहेगा। जब इनकी डिलीवरी स्टार्ट होंगी, जब हमारे पास सभी वेरिएंट्स की डिटेल्स सामने होंगी, प्राइसिंग सामने होगी। लेकिन हाँ, 2024 तो एक्साइटिंग रहा है, लेकिन 2025 भी नए कार लॉन्चेस, नए ईवीज के हिसाब से और भी एक्साइटिंग रहने वाला है। इसी के साथ स्पेशल शो में तो इतना ही। थैंक यू क्रांति आने के लिए शो में और चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बार फिर से आपको और हमारे सभी व्यूअर्स को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ स्पेशल शो में इतना ही। नमस्कार।